नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों का चैप्टर सेकंड चल रहा है और चैप्टर का नाम है बिलियन, यानी बिलियन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम परासरण। परासरण के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिलोम परासरण क्या है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जो भी आपका परासरण है उसके विपरीत दिशा में आपका यदि परासरण होने लगे तो वही आपका क्या होगा? प्रतिलोम परासरण, यानी रिवर्स ऑस्मोसिक। यानी कि आपका इसकी परिभाषा क्या होगा? यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी कि आपका परिभाषा क्या है, एक बार फिर से सुनिए। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक, यानी जो भी आपका परासरण दाब पहले लगाया जाता था उस परासरण दाब से अधिक दाब यदि लगा दिया जाए तो परासरण की जो दिशा है वो आपका क्या हो? बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही आप प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण का जो उपयोग है वह समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। यानी समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए इस प्रतिलोम परासरण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रतिलोम परासरण के द्वारा जो है समुद्री जल को शुद्ध करके लोगों के पास पहुंचाया जाता है, उसे पीने योग्य बनाया जाता है। तो ये आपका प्रतिलोम परासरण का ये उपयोग है। अब हम लोग का है विसरण। विसरण का मतलब डिफ्यूजन, यानी विसरण किसको कहा जाएगा? यानी विसरण का मतलब यह है कि वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से विलेय के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन हो, मतलब जाए, चले, तो उसको आप क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। यानी कि जिस माध्यम के द्वारा, जिस तरीके के द्वारा उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से विलेय के अणुओं को निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में कर दिया जाए उसी को आप क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। यानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो विलेय के अणु जाएंगे तो उस प्रक्रिया को बोला जाएगा विसरण। तो ये चीज आपका आसान है, आप इसको तैयार कर लेंगे। तो अब हम लोग का है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान किसको कहा जाएगा? जो आपका सामान्य मोलर द्रव्यमान है उससे आपका कम हो या अधिक हो, आपका ऐसा मोलर द्रव्यमान हो जिसका मान जो है सामान्य मान से कुछ कम हो या अधिक हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब की परिभाषा में ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का वांट हाफ गुणांक, यानी वांट हाफ फैक्टर किसको कहा जाएगा? यानी वांट हाफ फैक्टर ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके आधारित क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे। तो पहले आप वांट हाफ गुणांक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको समझ लेते हैं। अगर किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान और सामान्य सांद्रता के विद्युत अनअपघट्य के लिए अणुसंख्यक गुण के परिकलित मान या सैद्धांतिक मान, इसको बोल सकते हैं कि अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। वांट हाफ गुणांक को स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोग क्या कहें कि किसी पदार्थ का कोई विलयन है, उस विलयन के अणुसंख्यक गुण के जो प्रेक्षित मान है वह मान और समान सांद्रता के वैद्युत अनअपघट्य के अणुसंख्यक गुण के परिकलित मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक। आप सीधे ये भी बोल सकते हैं कि प्रेक्षित मान, विलयन के प्रेक्षित मान तथा आपके वैद्युत अनअपघट्य के परिकलित मान के अनुपात को आप वांट हाफ गुणांक बोलेंगे और इसको हम लोग स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और यही आपका सूत्र भी हो जाएगा कि वांट हाफ गुणांक आई बराबर आपका हो जाएगा पदार्थ के अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान डेल जीरो बटे वैद्युत अनअपघट्य के लिए अणुसंख्यक गुण का परिकलित मान या सैद्धांतिक मान डेल। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब वांट हाफ गुणांक के
बहुत सी परिभाषाएं हैं और बहुत से आपके सूत्र हैं, तो और भी सूत्रों को देखते हैं। तो अगला आपका सूत्र हो जाएगा I बराबर संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या। यानी पश्चात मतलब संयोग कर लिया जाए या वियोजित कर दिया जाए, उसके बाद जितने भी कणों की संख्या होगी वह है, और आपका संयोजन और वियोजन के पहले जो कणों की संख्या होगा उनके अनुपात को 1/2 गुणांक कहेंगे। ये भी आपका सूत्र हो जाएगा। अब के वैद्युत जो अनअपघट्य है उनके लिए आपका 1/2 गुणांक जो I का मान है वह आपका 1 होता है। ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप समझिएगा। वैद्युत अनअपघट्यों के लिए 1/2 गुणांक का मान 1 होता है। और दूसरा आपका वैद्युत अनअपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं उनके लिए आपका 1/2 गुणांक I का मान 1 से अधिक होता है। यानी कि जो वैद्युत अनअपघट्य हैं वह विलयन में यदि आपका वियोजित हो जाते हैं तो उनका जो 1/2 गुणांक होगा वह 1 से अधिक होगा, और वही जब संयोजित होंगे तो उनका 1/2 गुणांक क्या होगा, 1 से कम होगा। अब संयोजित वाला अगला आगे आपका है वो दिखा रहे हैं आपको। तो ये यहाँ पे देखिए आपका संगुणन वाला है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनके लिए 1/2 गुणांक I का मान 1 से कम होता है। ये आपका हो गया। अब के उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं। NaCl मान ले लेते हैं। NaCl जलीय विलयन में Na+ और Cl- आयनों में ये वियोजित हो जाता है। जैसे आपका NaCl और जब वियोजन होगा तो Na+ और Cl- ऐसे टूटेगा। तो जो आपका NaCl है उनके एक अणु, ये आपका एक अणु से पूर्व वियोजन से 2 आयन उत्पन्न, यानी एक अणु पहले था और जब आपका वियोजित हुआ है तो आपका यहाँ पे 2 आपके आयन बन गए हैं। यदि विलयन में NaCl पूर्ण वियोजित हो जाता है तो विलयन में उनके कणों की जो संख्या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या की दुगुनी, पहले क्या था 1 था और जब वियोजित हो गया तो अब कितना हो गया, 2 हो गया, 2 कण हो गए। तो कणों की जो संख्या हो गई कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। अब आपका NaCl विलयन के लिए जो 1/2 गुणांक है यानी उसका जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा, आपका प्रेक्षित मान 2 के निकट होगा। यानी 1/2 गुणांक का मान NaCl के लिए आपका 2 हो जाएगा। और यदि मान लीजिए वही आधा हो जाता तो आपका 0.5 हो जाता, यानी 1/2 हो जाता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो वियोजित होता है तो कितने भागों में टूटता है, वही आपका 1/2 गुणांक हो जाएगा। तो ये आपका उदाहरण हो गया। अब आपका अगला टॉपिक है कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए अणुसंख्यक गुणों की समीकरण। अब आपका यहाँ पे वैद्युत अनअपघट्यों के लिए जो अणुसंख्यक गुणों के समीकरण है उसी तरह से आपका वैद्युत अपघट्यों के लिए भी है। तो देखिए वैद्युत अनअपघट्यों के लिए अणुसंख्यक गुणों की समीकरणों में 1/2 गुणांक I का जो समावेश करने पर निम्न समीकरणें प्राप्त होती हैं जो विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू होता है। अब के जैसे मान लीजिए पराशर दाब है, पराशर दाब को यदि हम 1/2 गुणांक के पदों में व्यक्त करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा P बराबर ICRT, और जहाँ पे C क्या है, मोल प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता है, और R क्या है, विलयन स्थिरांक है, और T परमताप, और I को आप जानते हैं 1/2 गुणांक है। और भी आपके सूत्र बन रहे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। अगला आपका है क्वथनांक उन्नयन, यानी डेल TB बराबर IKBM, जहाँ स्मॉल m क्या है, विलयन की मोललता है, और KB क्या है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये आप सूत्र लिखे भी हैं लेकिन आपका वहीं पे I लगा गया, मतलब 1/2 गुणांक का भी समावेश किया गया है, तो भी आपका ये सही है। हिमांक में अवनमन डेल TF बराबर IKFM, जहाँ m क्या है, विलयन का मोललता है, और KF क्या है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। ये आपका हो गया। अब आपका अगला पॉइंट है आपका 1/2 गुणांक और आयनन की मात्रा में संबंध। अब यहाँ पे क्या संबंध आपका निकलेगा, जैसे मान लीजिए मान लेते हैं, माना विलयन में विलेय का 1 मोल गोला है और उसका 1 अणु वियोजित होकर N कण देता है। विलेय के आयनन की मात्रा जो है मान लीजिए अल्फा है। तो यहाँ पे देखिए आपका A है, एक आपका A है, ये आपका वियोजित होकर N कणों में आपका टूट NB हो जा रहा है। तो मान लीजिए प्रारंभ में मोलों की जो संख्या थी इसका क्या है, 1 मोल था, लेकिन यहाँ पे क्या था, उस समय आपका कुछ नहीं था, 0 हो गया।
फिर आपसे कहा जा रहा है साम्यावस्था में मोलों की जो संख्या है, तो आपका वियोजित होकर आयनन की जो मात्रा है अल्फा हो जा रही है, तो एक में से कुछ कम हो जाएगा तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो ये वियोजित होकर कितने भागों में टूट रहा है, n भागों में टूट रहा है, तो इसलिए n अल्फा हो जाएगा। अब विलेय के प्रेक्षित मोलों की जो संख्या है वो यदि आप निकालें तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इन दोनों को आप जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 1 प्लस अल्फा और कामन करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग का एक फार्मूला हो जाएगा उसके लिए, तो सैद्धांतिक वाले के लिए विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1 होगी। अब आपका 1/2 गुणांक वाला फार्मूला रखेंगे, तो I बराबर विलेय के प्रेक्षित मान की मोलों की संख्या बटे विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो I बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस जो आपका प्रेक्षित मोलों की संख्या ये है और सैद्धांतिक ये है, तो 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 बटे 1, तो 1 का भाग देंगे तो भी आपका वही होगा, तो I बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो आप एक को आप इधर कर दीजिए, तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा अल्फा n माइनस 1 बराबर I माइनस 1, ये I 1 को इधर करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू निकालना, ये इधर कर दीजिए बटे हो जाएगा, तो अल्फा बराबर I माइनस 1 बटे n माइनस 1, ये आपका आयनन की मात्रा का सूत्र हो, यानी जब आप वियोजन करेंगे तो आपका अल्फा की वैल्यू इतना आपका हो जाएगा। यहाँ पे इस पे आधारित आपके क्वेश्चन भी लगेंगे, तो उन क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। अब आपका अगला है 1/2 गुणांक और संगुणन की मात्रा में संबंध। अब तक आप आयनन की मात्रा पढ़े रहे थे, अब आप इसको संगुणन कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे भी वैसे ही मानेंगे। मान लिया जाए विलयन में विलेय का 1 मोल घुला है और विलेय के अणु संगुणित होकर बड़ा अणु AN बनाते हैं, विलेय के संगुणन की मात्रा अल्फा है, तो वैसे ही आपका Na यदि है तो उसको जब संगुणन करेंगे तो सब मिलके AN हो जाएगा। तो हम लोग का जो प्रारंभिक मोलों की जो संख्या है शुरू में 1 था ये, और उसके बाद शुरू में ये वाला 0 था, तो साम्यावस्था में मोलों की जो संख्या 1 माइनस अल्फा, और ये आपका डिवाइड कर देंगे n से, तो अल्फा बटे n हो जाएगा। अब उसके बाद विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n हो जाएगा, और सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वही आप सूत्र रखेंगे I बराबर विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या, और मान रख दीजिए, तो I बराबर 1 प्लस अल्फा बटे n और बटे 1 हो जाएगा। 1 का भाग देंगे तो आपका वही होगा I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अब आप क्या करिए, यहाँ से अल्फा कॉमन कर लीजिए, तो I इसको आप इधर कर दी, तो I माइनस 1 बराबर यहाँ से अल्फा यदि कॉमन करते हैं तो 1 बटे n माइनस 1 हो जाएगा। और इसको n को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस यदि कॉमन करेंगे तो ये इधर कर दीजिए, तो 1 माइनस I बराबर अल्फा, और ये माइनस जब कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 बटे n। इस n को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस I बराबर आपका हो जाएगा अल्फा, और ये आपका n माइनस 1 बटे n हो जाएगा। और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, तो n 1 माइनस I बटे n माइनस 1, ये आपका अल्फा का मान हो जाएगा। यानी जब संगुणन होगा तब आपका अल्फा का मान ये होगा, अब जब आयनन होगा तब इसके पहले जो आपको बताया गया तो वो आपका होगा, तब आपका आयनन वाले में हम लोग का ये n जो है आपका नहीं होगा, और संगुणन वाले में आपका ये n, यही आपका n एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी आपका ये इतना रहेगा ही हम दोनों में। तो ये आपका संगुणन और वियोजन दोनों की मात्रा के बीच संबंध आपका निकल गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इन्हीं पे आधारित आपके 1/2 गुणांक पे आधारित आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।